हैं आईटीआई के बाद आपका करियर क्या होगा, बड़े इत्मीनान से समझिएगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है लगभग 10 सालों का, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप कहिएगा आईटीआई के बाद हमारा करियर, आपको हम बता दें कि जो लोग बीटेक करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, अगर वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं गुरुजी हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हम उसको कहते हैं देखो भाई, बीटेक और डिप्लोमा वाली डिग्री को आप अपने घर में रख दो और एक आईटीआई वाली डिग्री आप ले लो, आपको जॉब मिल जाए। आईटीआई की डिग्री लेने के बाद उस ऊपर वाले के मर्जी के खिलाफ भी जॉब होना है, क्योंकि चला जितनी वैकेंसियां हैं उतने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी तो 4 साल पर आएगी और हर महीने वैकेंसी निकलती है। मेरे वो जॉब कर रहा है बंदा, बहुत सारे एनसीएल में जो सीनियर कर्मी हैं वो अपने अपने बेटों को आईटीआई करवा के 3-4 बच्चों को उन्होंने हमारे पास भेजा है कि जाइए आप पढ़ लीजिए। प्यारे बच्चों, कहने का मेरा ओवरऑल मामला यह है कि आईटीआई के बाद आपकी जॉब लगनी बीटेक और डिप्लोमा और जनरल के बच्चों से कहीं ज्यादा संभावना है। और आईटीआई करने के बाद अगर आपका जॉब नहीं लगता तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब आगे आप कहिएगा आगे कुछ बदल जाएगा, तो कॉलेज की मान्यताएं ही नहीं मिल रही है। कॉलेज बढ़ेगा तब तो बच्चा बढ़ेगा, इसलिए बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं। अब बढ़ेगा तो हम लोग फाइट करेंगे। अरे क्या होगा, 10 की जगह 12 लोग आ जाएंगे, फाइट करेंगे हम लोग। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मेरा कोई रिलेटिव हो और उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हम उसको कहते हैं भाई अगर तेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, एक काम कर ले तू। क्या कर ले? तो पहले जल्दी से तुम आईटीआई कर, ठीक है? आप समझ जाएगा मेरे दोस्त, उसके पीछे रीजन है, वर्कआउट है, क्या है वो हम कहने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं क्या मामला है। आपको एक लाइन का बात, मेरा रिलेटिव भी होगा तो हम उसको कभी नहीं करेंगे तुम डिप्लोमा करो, बीटेक करो, आज जनरल ग्रेजुएशन करो। हम उसको कहेंगे कुछ मत करो, एक डिग्री अगर तू ला पाता है तो ले आ, मैं तुमको जॉब दिलवा दूंगा, और वो है आईटीआई की डिग्री। तो प्यारे बच्चों, आप कहिएगा कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सारे ब्रांच पे मैं एक एक करके बात करने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि सभी ब्रांच का कमेंट्स आता है, ये ब्रांच वालों का क्या होना है, वो ब्रांच वालों का क्या होना है, एज लिमिट्स क्या होगा, कब वैकेंसी आएगी, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है एएलपी टेक्नीशियन की। आपको भी पता है, सबको पता है, जग जाहिर। उसके बाद एलएमआरसी में वैकेंसी आती है, डीएमआरसी में वैकेंसी आती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी मेरे दोस्त कि प्रियंका नाम की लड़की थी, उसको सांस का प्रॉब्लम हो गया था। हमको याद है 2017 ईस्वी की बात है या 2018 की बात। उसको हमेशा बाहर खड़े रह के वो क्लास करती थी गेट के पास, क्योंकि रूम में बैठने के बाद इतने बच्चे होते थे लगभग कि वो सांस ही नहीं ले पाती थी, उसको सांस का प्रॉब्लम था। अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो उसको याद हो। और उस बच्ची को कितना बार सांस का प्रॉब्लम हुआ, हम हॉस्पिटल भी ले गए, हमने अपने खर्चे पर उनका इलाज भी करवाया। और 6 लोग थे उन्हीं के गांव के, उनके भाई, मोसेरा भाई, फुफेरा भाई, सबने इलेक्ट्रॉनिक से आईटीआई कर रखा था, कुछ ने इलेक्ट्रिकल से भी आईटीआई कर रखा था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, 6 के 6 आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में। और जब कोविड का टाइम आया था तो उस बच्ची ने मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया भेज दिया। बाद में उनकी शादी के टाइम में, शादी भी डीएमआरसी का ही एगो चलवा से थी, और फिर उसको हम पूरा का पूरा पेमेंट उनका भेज दिया। तो मेरे दोस्त, 6 लोग एक रूम में, अब सबको जॉब हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि आईटीआई करने के बाद जॉब लेना कितना आसान। लेकिन हाँ, एक सही गाइडलाइन की जरूरत होती है, एक सही दिशा की जरूरत होती है। बिना अगर आपको सही दिशा ना मिले मेरे दोस्त, तो यहां से रोड तक जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सही दिशा का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसके बाद आप आ जाइए डीआरडीओ में। डीआरडीओ में हमको याद है चला, एक लड़की थी, उसका 98% मार्क्स था और उसका सिलेक्शन फाइनली हो गया था। तो ऐसे भी बच्चे हैं। डीआरडीओ हो गया। स्टेट एग्जाम, बहुत बड़ा एग्जाम इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आती है, और लड़कियों के लिए तो खास करके पिछले बार का कट ऑफ ही 8 नंबर था। इस बार हो सकता है बढ़ जाए, चूंकि कंपटीशन बढ़ गया है। पिछले बार का कट ऑफ 8 नंबर था। एक लड़की मेरे यहां पढ़ती थी, उसका नाक से हरदम नेटा चूते रहता, करते रहते थे, हम उसको नेट सुर्की कहते थे।
एक दिन संजोग से शादीशुदा थी, उसके पति ने उनको छोड़ दिया था। एक दिन संजोग से वो हमको मिल गई मॉल में, तब कहती है प्रणाम सर, अब बहुत सारा शॉपिंग करके जा रहे थे। हम बोले तुम जी यहाँ? तो कहती है सर हमार ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी हो नहीं गया, स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। हम बोले कितना नंबर था की जरूरत? मेरे दोस्त, इसके बाद आप भेल, इसरो, गेल, आईओसीएल, एनसीएल, इस सब सेल, सब में वैकेंसियों की बाहर वैकेंसी आती है, आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आप उस तरीके से प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अब शादी में जाने के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब शादी का पता नहीं है आप। मेरे दोस्त, इस सब वैकेंसियां आपके लिए होती है। एएलपी टेक्निक, कैसे इस वैकेंसी में आप जा सकते हैं? बहुत आसान है जाना, थोड़ा सा सही गाइडलाइन की जरूरत है। अगर पटना जाना है तो दिशा पता होना चाहिए। पटना चले जाएंगे, चाहे वो मार्ग पैदल क्यों ना हो, चाहे वो साइकिल का क्यों ना हो, चाहे वो रिक्शे का क्यों ना हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का क्यों ना हो, चाहे वो हवाई जहाज का क्यों ना हो, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि पटना कहां है, दिशा क्या होगी उस मंजिल की। मेरे दोस्त, एएलपी टेक्नीशियन, एलएमआरसी, डीएमआरसी, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, भेल, गेल, सेल, इसरो, आईओसीएल, एनसीएल, इस सब और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी वैकेंसी अभी आने वाली है, बहुत दिनों से ये पेंडिंग में। चूंकि भारत सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह से आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी, टेक्निकल वाली भी। अब मेरे दोस्त, फिटर वालों के लिए एक फायरमैन की भी वैकेंसी आती है बिहार सरकार में और अन्य स्टेट गवर्नमेंट पे। नलकूप डिपार्टमेंट का भी वैकेंसी आपको मिलेगा वहां पर, यूपी में, इसी तरह अन्य जगहों पर भी आती है। तो वहां भी आपको इस सभी में आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी वैकेंसी जो इन वेटिंग है वो है एएलपी टेक्नीशियन की, जो कि 4 साल पे आती है, चुनावी वैकेंसी है ये, क्योंकि बड़े पैमाने पर आती है। चुनाव आ चुका है 2023, जब 2019 में चुनाव था तो 2018 के 18 फरवरी को वैकेंसी आया था, हमको बहुत अच्छे से याद है। और 2024 में चुनाव है, 2023 में वैकेंसी आना है, हो सकता है पहले भी आ जाए। और आपको भी पता है चला जी कि एक कमेटी का गठन कर लिया गया है कि वैकेंसी कैसे दिया जाए, और जल्द से जल्द 10 लाख वैकेंसी, क्योंकि विपक्ष अगर घेरेगा सरकार को तो वो रोजगार के मुद्दे पर, और सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि हमारी सरकार गिर जाए। उसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए। एएलपी टेक्नीशियन में वो अलाउड है, एलएमआरसी में भी अलाउड है, डीएमआरसी में भी अलाउड है, सेल, गेल, भेल, डीआरडीओ, ये सब जगह वो अलाउड है। और एएलपी टेक्नीशियन में भी वो अलाउड है। हम आपको पहले बता दें, लेकिन सिलेबस बड़ा उल्टा है, इस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे चला कि मामला क्या है। डीजल मैकेनिक वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड है, डीजल मैकेनिक वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड है, यहां आप अलाउड है। और इधर अगर आप आइएगा, डीजल मैकेनिक वाले एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड है, इसको आप यहां ले लीजिए। और ये वायरमैन और वेल्डर वाले भी एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड, वायरमैन और वेल्डर वाले भी एएलपी टेक्नीशियन में अलाउड, ठीक है। ये डीजल वालों के लिए टेक्नीशियन की कुछ सीटें आती हैं, और +2 विथ मैथ विथ फिजिक्स वालों के लिए भी सिग्नल मेंटर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में कुछ सीटें आती है, ठीक है। उसको फिजिक्स एक पेपर लेके पढ़ना होता है ट्रेड के जगह पर। फिर आते हैं चला जी कि एएलपी टेक्नीशियन जो कि आपकी मेन वैकेंसी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? उसके लिए क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI होना चाहिए, जिसमें आप इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, वेल्डर, वायरमैन, ये सब अलाउड है। यहां पर आप वेल्डर ले लीजिए, वेल्डर, वायरमैन, ये सब अलाउड है। एमआरएससी ट्रेड से भी अगर किसी का होगा तो एमआरएससी भी अलाउड है। हाँ, लेकिन सर सिलेबस का जो चर्चा करेंगे हम, क्या मामला है। अब फिर 10th प्लस डिप्लोमा जो लोग किए हैं वो सब लोग अलाउड, खाली 2 ब्रांच छोड़ के, CS, IT और सिविल। BE और बीटेक जिन्होंने कर रखा है, ये दोनों लोग केवल और केवल टेक्नीशियन में एएलपी में अलाउड है, टेक्नीशियन में नॉट अलाउड। टेक्नीशियन में ये +2 लेवल पर, अगर ये +2 करके अपना आगे का डिग्री किए होंगे तो वही सिंगल मेंटर ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए अलाउड। बाकी अगर सिर्फ बीटेक और डिप्लोमा आप लगाइएगा, सिर्फ एएलपी के लिए आप अलाउड। उसके बाद IT, CS और सिविल ये नॉट अलाउड है, इसको अलाउ नहीं किया गया है। उसके बाद 10+2 PCM के लिए टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट आता है, एएलपी में वो अलाउड नहीं का होगा। अगर आप ये क्वालिफाई कीजिएगा तो CBT2 की कॉपी चेक होगी, अगर आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा CBT2 की कॉपी चेक नहीं होगी। ये क्वालिफाइंग पिछले बार इसका कट ऑफ था चला 4 नंबर, 4 नंबर पे भी बच्चे क्वालिफाई किए। और अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप आउट हो जाइएगा यहीं से, आप CBT2 में नहीं जा सकते। अगर CBT1 में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका CBT2 चेक नहीं होगा, और CBT2 तो यहीं आप डिस्क्वालीफाई करके मतलब आउट हो गया। अच्छा, जब आप CBT2 में जाइएगा तो CBT2 में अगर आप ट्रेड में पार्ट बी में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो पार्ट ए आपका चेक नहीं होगा। कहने का मतलब, अगर आप यहां क्वालिफाई नहीं करते हैं,
यहां अगर आप अपने आप को इसको जितना CBT2 के लिए चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो गए। और अगर आप यहां से बच के निकल भी गए तो अगर आप ट्रेड में डिस्क्वालीफाई हैं तो इससे मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन अगर यहां डिस्क्वालीफाई है तो इससे मेरिट बनेगा जो कि चेक नहीं होगा, यही आपको हटा दिया जाए। मतलब आपका रास्ता इधर से होते हुए तब अपनी मंजिल की ओर जाएगा। मतलब आपको पूरे के पूरे रास्ते तय करने, सभी पेपर पे कंप्लीट नजर बनाए रखना। दूसरी बात, अब कुछ मामला है चला जो हम बात करेंगे। CBT1 का जो सिलेबस है 75 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर का मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का है, जनरल साइंस आपका 20 नंबर का है और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का है और 75 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए। उसके बाद CBT2 में क्या होगा चला, पार्ट ए की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट मैथ होगा आपका 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा आपका 40 नंबर का। अब इसमें सर बेसिक साइंस की अगर हम बात करें, इसमें ओनली फिजिक्स के 10 चैप्टर है, ओनली फिजिक्स के 10 चैप्टर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 चैप्टर है। लेकिन पिछले बार क्या किया, यहीं से 38 क्वेश्चन पूछ दिया, अब 2 क्वेश्चन यहां से पूछ दिया। लेकिन इस बार क्या करेगा अगर कोई गारंटी नहीं है। कभी ग्रुप डी में एनसीईआरटी पूछा था क्या, एग्जाम्पल पूछ दिया ना, इस बार हो सकता है यही बढ़ा दे ये घटा दे, आपको दोनों पढ़ के रखना चाहिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का रहेगा, इसमें केमिस्ट्री और बायो CBT2 में नहीं है। उसके बाद ट्रेड में आपको आपका कंसर्न ट्रेड जो होगा वो पढ़ना होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 35% लाना होगा। अगर आप 35% मतलब आपको 27 क्वेश्चन सही करना होगा, लेकिन 2700 क्वेश्चन सही करना बड़ा मुश्किल काम है, चला बहुत ही मुश्किल काम, इसलिए क्योंकि आप ITI करते हैं तो सिर्फ डिग्री खरीद लेते हैं, कुछ क्लासेस आप अटेंड करते हैं, बाकी के छोड़ देते हैं, तो वहां से चला बैकअप लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के लिए बड़ा मेहनत का काम हो जाता है, क्योंकि उसको 0 to टॉप लेके जाना होता है। उसी क्लास में ITI वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले बच्चे पढ़ते हैं, उसी हिसाब से उसको 0 से उठाना पड़ता है कि धारा क्या है, तब वो समझ में आता है। नहीं तो चला मामला ऑर्डर में पढ़ा